पिछले एपिसोड में हमने ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया के बारे में बात किया था। अजूस्पर्मिया मीन्स अगर हस्बैंड के सीमेन में एक भी अगर स्पर्म नहीं है तो हम उसे अजूस्पर्मिया कहते हैं। और ये अजूस्पर्मिया दो टाइप का होता है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया और दूसरा नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया। इससे पहले हमने ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया क्या होता है और उसके टाइप्स क्या हैं और उसके ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में हमने डिटेल बात किया है। आज हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया के बारे में बात करेंगे। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया, इसका मतलब ये है कि नो स्पर्म इन द इजैकुलेट ड्यू टू फेलियर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर सीमेन में स्पर्म नहीं है तो उसके दो वजह हो सकते हैं कि बॉडी में स्पर्म तैयार हो रहे हैं लेकिन वो कहीं तो भी इस मार्ग में कहीं यूरोजेनाइटल सिस्टम में कहीं तो ऑब्स्ट्रक्शन है और उसकी वजह से वो स्पर्म सीमेन में स्पर्म नहीं मिलते हैं। तो हम इसे कहते हैं कि उसमें बॉडी में स्पर्म तो तैयार हो रहा है टेस्टिस में, लेकिन कहीं तो ऑब्स्ट्रक्शन रहने की वजह से, ब्लॉक रहने की वजह से वो स्पर्म नहीं दिखते हैं, तो इसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया कहते हैं। और दूसरा एक बेसिक डिफेक्ट है जिसमें बॉडी में टेस्टिस में स्पर्म ही तैयार नहीं होंगे और स्पर्म तैयार नहीं होने की वजह से तो कहीं पे ब्लॉक नहीं है लेकिन स्पर्म नहीं है और इसकी वजह से अजूस्पर्मिया होता है। तो बेसिकली ये दो टाइप के अजूस्पर्मिया हो गए। इससे पहले हमने ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया के बारे में डिटेल बात किया है। आज हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया इसके बारे में बात करेंगे। मोस्ट कॉमनली इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए टेस्टिकुलर फेल्यूर। जैसा कि टेस्टिस स्पर्म प्रोडक्शन करने में फेल हो गई और इसके वजह से ये अजूस्पर्मिया हुआ है। तो ये अजूस्पर्मिया टेस्टिस फेल होने की वजह से हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नहीं हुआ है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है तो हम उसे ऑब्स्ट्रक्टिव कहेंगे और टेस्टिकुलर फेल्यूर की वजह से अगर कहेंगे तो इट इज़ ए नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया। जनरली इसका इंसिडेंस बोलते जनरल पब्लिक में कितने लोगों को ऐसा होता है। जनरली ओवरऑल ऑल पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो 1% लोगों में ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया होता है और ये एक सीरियस बीमारी है। ये जस्ट इसके लिए नहीं है कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया में बच्चा नहीं होता, बच्चा तो नहीं होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जिसमें नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया है उस मेल में बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, हाइपोगोनाडिज्म या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से लॉन्ग टर्म में उसकी मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी, जैसा कि उस आदमी की सेहत भी खराब हो सकती है और इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज़ कम्पेयर टू अदर मेल, जो नॉर्मल मेल है उसके कंपैरिजन में इनका लाइफ स्पैन, इनकी ज़िंदगी थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर नॉर्मल मेल। बेसिकली इसके कुछ कॉजेस हैं जिससे कि इंट्रिंसिक टेस्टिकुलर इम्पेयरमेंट, जैसा कि टेस्टिस में ही कुछ डिफेक्ट हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, या फिर मैचुरेशन अरेस्ट या सर्टोली सेल सिंड्रोम और वाई माइक्रोडिलीशन। इस वाई माइक्रोडिलीशन में भी AZF-A, AZF-B, AZF-C ये टाइप होते हैं। और माइक्रोडिलीशन ये एक परमानेंट अजूस्पर्मिया है, इसका कोई इलाज नहीं होता है। ऐसे पेशेंट में स्पर्म डोनेशन के बगैर कुछ ट्रीटमेंट नहीं है। बाकी जो इंटेंसिव टेस्टिकुलर इम्पेयरमेंट जो है उसके अंदर मैचुरेशन अरेस्ट है या फिर बाकी सर्टोली सेल सिंड्रोम है या फिर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जिसके अंदर हम कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया का हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? इन्वेस्टिगेशन इसलिए करना है कि वेदर इट इज़ ड्यू टू द कुछ हार्मोन के प्रॉब्लम की वजह से है या जेनेटिक प्रॉब्लम है। अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है तो उसे हम क्या कर सकते हैं और हार्मोन का कुछ प्रॉब्लम है तो उसे क्या कर सकते हैं, हम इसके बारे में ट्रीटमेंट की मोडालिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, इसके लिए डायग्नोसिस करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल डायग्नोसिस इसलिए ज़रूरी है कि जेनेटिक टेस्टिंग करनी चाहिए और इस जेनेटिक टेस्टिंग में हम ये करेंगे कि पहले तो जेनेटिक टेस्टिंग से हम डायग्नोसिस करेंगे वेदर द कैरियोटाइप एनोमलीज, जिसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम।
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यह है कि इसके अंदर हर मेल में एक एक्स एक वाई होता है, लेकिन इसके अंदर एक एक्स और डबल वाई होता है। और ये डबल वाई जो रहता है कि इसमें हाइट ज़्यादा होती है और मोस्ट कॉमन क्राइम के हिसाब से देखा जाए तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इट इज़ कॉल्ड एज ए सुपर मेल। जैसा कि मेल में एक वाई होता है तो इसमें दो वाई रहते हैं, तो इसे सुपर मेल कहते हैं। और इस सुपर मेल की एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इस टाइप के मेल पर्सन्स उनमें क्राइम रेट ज़्यादा होता है। ये लोग क्राइम करने के आदी बन जाते हैं और ये ऐसे टाइप के लोग क्रिमिनल टाइप होते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट पार्ट आल्सो। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की वजह से इसमें ये एबनॉर्मलिटी हो सकती है, हम डिटेक्ट करते हैं। एक बात हो गई। दूसरा है सो वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन। वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन में इसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, तो ये वाई में का कुछ पार्ट डिलीट हुए वाला रहता है। एक एक्स तो नॉर्मल रहता है, दूसरा वाई जो है कुछ पार्ट डिलीट हुए वाला रहता है। उसके अंदर उसके 3 टाइप्स हैं, AZF-A, AZF-B, AZF-C। तो ये 3 टाइप के माइक्रोडिलीशन हो सकते हैं। और ये माइक्रोडिलीशन जो है, ये माइक्रोडिलीशन परमानेंट होते हैं, इसमें कोई इलाज नहीं होता है और यहाँ पे स्पर्म डोनेशन के बगैर कोई चारा नहीं होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कभी कभी स्पर्म्स मिलते हैं, लेकिन माइक्रोडिलीशन में कभी नहीं मिलते। दूसरा मोनोजेनिक डिफेक्ट्स या फिर DSD जो बोलते हैं, तो ये भी एक डायग्नोसिस का वन ऑफ द टाइप है। अब इसका जेनेटिक टेस्टिंग का दूसरा एक तो हो गया कि ये हम डायग्नोसिस करेंगे। दूसरा इसमें जेनेटिक टेस्टिंग से दूसरा हमारे IVF के हिसाब से कि टेसे आउटकम प्रिडिक्शन। तो हम अगर ये माइक्रो डिलीशन है, फॉर एग्जांपल माइक्रो डिलीशन है, तो हम उसे टेसा नहीं करेंगे, क्योंकि टीसा करके भी स्पर्म मिलने वाले नहीं हैं। बाकी कुछ टाइप है एक्सेप्ट माइक्रो डिलीशन, तो हम वहाँ टीसा करेंगे और टीसा करके अगर स्पर्म में अगर उसके सीमेन में स्पर्म नहीं है तो भी हम स्पर्म इसमें से रिट्राइव कर सकते हैं। ऑपरेशन के ज़रिए माइक्रो सर्जिकल प्रोसीजर से स्पर्म रिट्राइव कर सकते हैं और वहाँ से स्पर्म निकाल के उसका खुद का बच्चा तैयार कर सकते हैं। ये हुआ IVF के लिए, बच्चा करने के लिए, फर्टिलिटी इश्यू के लिए। दूसरा जनरल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, जैसा क्लिनिकल मैनेजमेंट में इस पेशेंट में जो जेनेटिकली एबनॉर्मल होते हैं उसके साथ साथ उनको हाइपोगोनाडिज्म भी होता है, जिसमें थायराइड के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, मेटाबॉलिज्म के प्रॉब्लम हो सकते हैं। मेटाबॉलिज्म के प्रॉब्लम के साथ साथ डायबिटीज़ हो सकता है और इसकी वजह से उनकी जनरल हेल्थ उसकी कम हो सकती है और कोमॉर्बिडिटी की वजह से, और इस कोमॉर्बिडिटी की वजह से उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो सकती है। तो ये इसके लिए भी ज़रूरी है। दूसरा उसके साथ कैंसर प्रीडिस्पोजन, ये ऐसे टाइप के पेशेंट हैं जो टेस्टिकुलर फेल्योर होते हैं, तो इसमें दीज आर द ट्यूमोरोजेनेसिस कंडीशंस, तो कैंसर होने के चांसेस इन लोगों में ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए भी ये ज़रूरी है। अब ये हो गए इस हस्बैंड के डायग्नोसिस और उससे बच्चा होने के बारे में, या फिर उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और कोमॉर्बिडिटी क्या रहेगी। अब नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बात करते हैं कि ट्रांसमिशन टू डिसेंडेंट्स। तो अभी ये आ गया है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए इनके बच्चे कैसे होंगे, तो इनके बच्चे कैसे ट्रांसमिशन टू डिसेंडेंट्स वो, तो इनके होने वाले बच्चों में ये प्रॉब्लम आ जाएगा क्या, ये देखने के लिए ये प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए भी जेनेटिक डायग्नोसिस ज़रूरी है। और इसके लिए हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस कर सकते हैं और प्रीनेटल डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, और जो नॉर्मल एम्ब्रियो हैं वही नॉर्मल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जो एबनॉर्मल एम्ब्रियो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ताकि इसके नेक्स्ट जनरेशन इनके आने वाले बच्चों में ये प्रॉब्लम ना आ सके।